बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अहमद है और मैं आप लोगों को फिफा लेवल 4 कॉर्पोरेट लेवल का सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस देख लेते हैं कि फिफा लेवल 4 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की है फिफा ने। इसकी स्पेसिफिकेशन ग्रेड देखते हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसका वेटेज तकरीबन 3 से 7 मार्क्स रखा है। अच्छा जी, ये जो वेटेज है ये कोई रिजिड वेटेज नहीं है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक एस्टिमेट ऑफ वेटेज जो है वो इफ़ा ने प्रेजेंट कर दिया है आप लोगों को, ताकि आप उसी हिसाब से उसी वेटेज के हिसाब से अपने एरियाज की प्रिपरेशन करें। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी रेंज में आए, हाँ इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो देख लेते हैं इसको। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये फिफा तकरीबन 3 से 7 मार्क्स का इस एरिया से सवाल पूछता है। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग है, 15 से 20 मार्क्स का इस एरिया से आता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस है, 25 से 35 मार्क्स तक का वेटेज फिफा ने इस एरिया को दिया है। डिसीजन मेकिंग है, 30 से 40 मार्क्स का इस पोर्शन में से सवाल आता है। और उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से फिफा तकरीबन 10 से 15 मार्क्स का सवाल पूछ लेता है। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ग्रेड में सबसे ज़्यादा वेटेज वाले जो एरियाज हैं वो परफॉर्मेंस एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के एरियाज हैं, जिसमें से ओवरऑल तकरीबन 55 से 75 मार्क्स का सवाल आता है। उसके बाद फोरकास्टिंग एंड बजटिंग है और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और फिर कुछ थ्योरी के सवाल है जिसको इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है वो टेस्ट करता है फिफा। अच्छा जी, फिफा क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ लेने के बाद जो है लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का जो फिफा लेवल 4 पे कॉर्पोरेट लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहा हो। लर्निंग आउटकम में वो डिफाइन करता है कि भाई फिफा लेवल 4 की मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपको बजट्स और फोरकास्ट का चैंपियन बन जाना है। आपको बजटरी कंट्रोल्स बहुत अच्छे आते हो, आपको बजट्स बनाना आता हो, आपको फोरकास्ट बनाना आता हो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आपको कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना आते हो, कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करना आती हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करना आता हो। डिसीजन मेकिंग में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती है। उसके बाद देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत अहम मकसद ये भी होता है कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए, करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, परफॉर्मेंस को एनहेंस की जाए और परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है करते रहा जाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस का भी चैंपियन बन जाना है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट रिलेटेड रिस्क को कैलकुलेट करना आना चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स में टाइम वैल्यू की क्या अहमियत है, इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करने में, इंटरेस्ट कंप्यूट करने में, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पता होना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और रूल्स पता होने चाहिए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ पर आकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो जो है उसमें ड्रॉबैक्स आ जाते हैं या वो लिमिटेड हो जाती है, किन चीज़ों में किन पॉइंट्स पे वो आपको पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद फोरकास्टिंग एंड बजटिंग है। बजटिंग और फोरकास्टिंग का पर्पस क्या होता है, बजटिंग और प्लानिंग प्रोसेस
क्या है, रेवेन्यू बजट कैसे बनता है, प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, कैश बजट क्या है, कैसे बनता है, जीरो बेस बजटिंग और फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या है, और बजटरी कंट्रोल्स क्या है और किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, और किस तरह से जो है वो आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉस्टिंग और मैनेजमेंट में बजट्स किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से कंट्रोल इस्टेब्लिश करने हैं। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस में आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़नी है कि हम कैश को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, जब कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो इसमें हम कैश फ्लोस मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं कि किस तरह से रिसीट्स और पेमेंट्स को मैनेज किया जाए कि हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। डेटर्स मैनेजमेंट ये है कि डेटर्स टर्नओवर ज़्यादा ना हो, हमारा गियरिंग रेशियो इम्पैक्ट ना हो रहा हो। डेटर्स टर्नओवर भी ऐसा है कि हमारे पास लाइबिलिटी एक्यूमुलेट ना हो रही हो, हमारी जो लाइबिलिटीज है वो हमारी लिक्विडिटी से एक्सीड ना कर जाए। ऐसा ना हो कि हम जो है डिफॉल्ट कर रहे हो, बैंकरप्सी की तरफ चले जाएं। क्रेडिटर्स मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। कैश मैनेजमेंट की हमें जो है वो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए प्रोवाइड करनी होगी, लिक्विडिटी को इंश्योर करनी होगी कि हमारे क्रेडिटर्स जो है वो इस रेंज में रहे कि वो अवेलेबल लिक्विडिटी से पे ऑफ हो सके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि जी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या है और किन टेक्निक्स से हम जो है उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी पढ़ते हैं, ऑर्डर साइज भी पढ़ते हैं। इसके अलावा लीड टाइम कॉन्सेप्ट है, लीड टाइम का कॉन्सेप्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिटेल में पढ़े होंगे जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े होंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कि हम क्या कमा रहे हैं, जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें एक सर्टेन टाइम के बाद क्या रिटर्न मिलने वाला है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस तरह से उसकी फोरकास्टिंग करनी है, वो देखेंगे। डिविजनल परफॉर्मेंस देखेंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ डिविजन्स में ऑपरेशन हो रहे होते हैं, सेगमेंट्स में ऑपरेशन हो रहे होते हैं, वहाँ पर हम डिविजनल परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक बड़ा एरिया आ जाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम बेसिकली ये रिलेटेड है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से काफ़ी हद तक रिलेटेड। हम इसमें डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, सन कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, ये डिटेल में पढ़े होंगे जब हम कॉस्ट की टाइप्स और नेचर पढ़े होंगे डिसीजन मेकिंग में, और किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है वो कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिसीजन मेकिंग के एरिया को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद प्राइसिंग का इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग में, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, हम किस तरह से जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं प्राइसिंग के लिए, रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्राइसिंग के लिए। उसके बाद हम देखेंगे मेक और बाय डिसीजन, यानी कि अगर मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल है एक प्राइस में और हम वही चीज़ बना रहे हैं तो हमें बनाने में क्या कॉस्ट पड़ेगी, और हम अगर मार्केट से परचेज कर लें तो वो क्या कॉस्ट पड़ेगी, और इसके कंपैरिजन में हमें किस डिसीजन की तरफ जाना चाहिए, हमें वो चीज़ बनानी चाहिए या वो चीज़ हम एक्सटर्नली परचेज कर लें, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्ट है, कोई बाय प्रोडक्ट है, उस पर हम फर्दर प्रोसेसिंग करें या उसको एज इट इज सेल आउट कर दें,
ये पढ़ेंगे इसमें क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, कॉस्ट के क्या क्या एक्सपेक्ट देखे जाते हैं कि हम फिजिबिलिटी देखेंगे हमारे लिए उसको फर्दर प्रोसेस करना ज़्यादा फिजिबल है या उसे एज इट इज सेल कर देना ज़्यादा फिजिबल है। उसके बाद शटडाउन डिसीजन या ऑपरेशन डिसीजन के हमें मार्केट डिमांड क्या है हमारे प्रोडक्ट की और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस फोरकास्ट को देखते हुए हम ये डिसीजन लें कि हमें फर्दर ऑपरेट करना है, हमें फर्दर ऑपरेट करने की कॉस्ट फर्दर ऑपरेट करने के बेनिफिट से ज़्यादा है या कम है, यहाँ पे आज शट डाउन कर देना चाहिए। तो हम ऑपरेट और शट डाउन डिसीजन भी पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है काफ़ी, लेकिन मार्केट डिमांड ना होने की वजह से हमारे पास जो है हम अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी बच रही होती है। तो ये देखना कि क्या हम वो स्पेयर कैपेसिटी खुद यूटिलाइज करें या उस स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए एक्सटर्नल ऑर्डर ले लें, खुद वो कैपेसिटी यूटिलाइज करें या उस स्पेयर कैपेसिटी को रेंट आउट कर दे, ये देखें। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी के बाद हम देखेंगे प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर, यानी बैच ऑर्डर, बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, बैच प्रोडक्शन को डील कर रहे होंगे कि स्पेशल ऑर्डर आया तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, क्या कोट करेंगे उसके लिए। जॉब ऑर्डर है, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन करनी है, उसमें हमारी क्या कॉस्ट आएगी और उसके हिसाब से हम क्या प्राइस कोट करेंगे, वो चीज़ है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि आज जो हम किसी वेंचर में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एक सर्टेन टाइम के बाद फ्यूचर कैश फ्लोज की आज हमें प्रेजेंट वैल्यू क्या पड़ रही है, वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है या कम है, उसकी बेस पे हम डिसीजन ले रहे होंगे कि हमें उस वेंचर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैपिटल बजटिंग है, इसके बाद डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग है और सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है जो कि पिफ्फा ने डिज़ाइन किया है और जो एरियाज पिफ्फा ने डिफाइन कर दिए हैं। तो अब हम चलते हैं हम अपने मेन कोर्स की तरफ और सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। बेसिकली ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है और मोस्टली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसमें से काफ़ी हद तक थ्योरीज जो है वो एग्जामिनर जो है वो टेस्ट करता है, पूछता है। और ऑल्दो इस एरिया को 5 से 7 मार्क्स का जो है वो सिलेबस में डिफाइन किया है, लेकिन ओवरऑल पेपर में तकरीबन 15 से 20 मार्क्स की थ्योरी जो है वो हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कि ये लफ्ज़ ही है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक लफ्ज़ है मैनेजमेंट, एक है अकाउंटिंग। ये दो लफ्ज़ इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की मैनेजमेंट में क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, मैनेजरियल एक्सपेक्ट क्या है अकाउंटिंग के, वो पढ़ रहे होंगे। यानी किस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो दो तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। एक इंफॉर्मेशन जो है वो आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा से, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा से। मैनेजमेंट को देखें
तो मैनेजमेंट जो डील कर रही होती है वो कर रही होती है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज और डिसीजन मेकिंग। तो जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने के लिए, जिन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के तहत हम मैनेजमेंट कर सकें, यानी कि प्लानिंग कर सकें, कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकें, परफॉर्मेंस की और एक्टिविटीज़ की इवैल्यूएशन कर सकें, उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, और फिर इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, इन तमाम डाटा की बेसिस पर, इन तमाम एनालिसिस की बेसिस पर हम डिसीजंस लें। तो जनाब हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल है मैनेजमेंट के लिए, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा को यूज करता है ताकि मैनेजमेंट को असिस्ट किया जा सके पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने में, जिन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के तहत मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग कर सके, एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, परफॉर्मेंस को, एक्टिविटीज को इवेलुएट कर सके, अपने ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज कर सके, और फिर ओवरऑल अकाउंटिंग और कॉस्टिंग डाटा की एनालिसिस की बेस पर मुख्तलिफ डिसीजंस ले सके। अच्छा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नेचर क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग साइंस है। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक आर्ट है। वो स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक साइंस है। वो अपनी इस आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करने के लिए ये कहता है कि क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिक्स क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और फिर उस डाटा के क्वांटिटेटिव डाटा के एनालिसिस की बेस पर डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्राइव करता है और डिफरेंट डिसीजन लेता है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक साइंस है। एक सिंगल लाइन में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ साइंस ऑफ क्वांटिफाइंग एंड समराइजिंग अकाउंटिंग, यानी कि ये एक साइंस है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्वांटिफाई और समराइज कर देती है। ठीक है, वो स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक आर्ट है। वो ये कहता है कि क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन इम्पल्स यूज होती है, और एक आप ये कह लें कि प्रेडिक्शंस करता है, प्रेडिक्शंस होती हैं इसमें। तो वो स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक आर्ट है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, इससे मुख्तलिफ नतीजे अखज़ करने के लिए अपने अंदाजे, अपने जजमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरह से सिक्स सेंस कह लें उसको यूज कर रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। सिंगल लाइन में वो स्कूल ऑफ थॉट इस तरह से डिफाइन करता है कि ये एक आर्ट है अकाउंटिंग डाटा को इंटरप्रेट करने का और उसको मैनेज और कंट्रोल करने का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, ये सिलेक्टिव नेचर है, इसकी नेचर सिलेक्टिव है, यानी कि इट इज अ टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव नेचर।
ये फाइनेंशियल डाटा के सिर्फ उन एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है जिनकी मैनेजमेंट को ज़रूरत होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी कि ये सिर्फ उन एस्पेक्ट्स को, फाइनेंशियल डाटा के उन एस्पेक्ट्स को देख रहा होता है जिनकी ज़रूरत, या जो सिर्फ वो पार्ट देख रहा होता है जो मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सिर्फ डाटा प्रोवाइड करता है, ये कोई डिसीजन नहीं देता। यानी कि इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये कोई मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ मैनेजमेंट को, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड कर देता है, ये कोई डिसीजन ऑफर नहीं करता। यानी कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे और उसकी एफिशिएंसी पे कि वो इस डाटा को किस तरह से यूटिलाइज करती है। ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये फ्यूचर से कंसर्न करता है, यानी कि ये फोरकास्ट से डील कर रहा होता है। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए, या फ्यूचर में जो कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजमेंट को लेना चाहिए उसको असिस्ट कर रहा होता है। यानी ये सिर्फ फ्यूचर से डील कर रहा होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर से डील कर रही होती है। लेकिन एक अहम बात इसमें ये है कि ये यूटिलाइज कर रही होती है हिस्टोरिकल डाटा को फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ये बहुत अहम पार्ट है इसमें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा को यूज करती है ताकि वो फ्यूचर के एस्टिमेट्स को एस्टेब्लिश कर सके और उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर डिसीजन ले सके और कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन कर सके अपना। ठीक है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये डिफरेंट वेरिएबल्स को एनालाइज करती है। यानी कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये उसको एनालाइज करती है। ये हमें मदद करती है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस को एनालाइज कर सके और फिर उस एनालिसिस की बेसिस पर हम प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकें जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करके दे रहा हो। और ये इस चीज को भी एनालाइज कर रही होती है कि डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट ऑप्शंस हमारे प्रॉफिट को, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ये मैनेजमेंट को अलाउ करती है कि वो जो डाटा उसके पास अवेलेबल है वो उसको किसी भी फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में जो है वो प्रेजेंट कर सकती है, प्रोवाइडेड के उस डाटा से मैनेजमेंट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। जैसे कि आगे कहा गया है, अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट हैव अ सेट फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सेट फॉर्मेट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें ये बता दिया गया है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और हमें नोट्स बनाने हैं। ये फॉर्मेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फिक्स कर दिए हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने फॉर्मेट्स को फ्लेक्सिबल रखा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कहती है कि आप फाइनेंशियल अकाउंट से, कॉस्ट अकाउंट से अपनी रेलेवेंट डिटेल्स और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें और उसको अपनी डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए जिस तरह से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जो फॉर्मेट भी आपके लिए फीजिबल है, जो इफेक्टिव है, वो यूज कर सकते हैं।
यानी कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में दी जाती है जिस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पर्पस को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाती हैं। रिसोर्स प्लानिंग, जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हमें अपने ऑपरेशंस को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो किस तरह प्लान करने हैं वो बताती है। हमें फंड्स किस तरह से प्लान करने हैं, हमें वो रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए क्या कॉस्ट इनकर करनी होगी वो बताती है। और अगर हम डेट फाइनेंसिंग मॉडल पे चल रहे हैं, यानी कि अगर हमने कोई बोरोइंग की हुई है तो टर्म्स ऑफ रिपेमेंट क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये चीज बताती है। दूसरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अकाउंटिंग स्टेटमेंट से, कॉस्टिंग स्टेटमेंट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है, उसको एनालाइज करती है, रेशियोज ड्राइव करती है, ये एस्टिमेट करती है कि फंड फ्लोज क्या होंगे, कैश फ्लोज क्या होंगे, और फिर उनका इम्पैक्ट मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पे क्या होगा और किस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद जो कॉस्ट हम इंकर कर चुके हैं उसका एनालिसिस देती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि इट इज एन एनालिसिस ऑफ इंकर्ड कॉस्ट। यानी कि कॉस्टिंग में होता क्या है, कॉस्ट उस वक्त रिकॉर्ड की जाती है, खर्चे उस वक्त रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो कर लिए जाते हैं, और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने प्रीडिफाइंड टारगेट से जो हमने सेट किया होता है, और फिर हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कि हमने जो कॉस्ट सेट की थी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशन के लिए, उस ऑपरेशन में हमारी टारगेटेड कॉस्ट उसके अंदर रही या उससे ज़्यादा गई, अगर उससे ज़्यादा गई तो क्यों गई, और हमारी परफॉर्मेंस किस एरिया में कम रही या हम किस एरिया में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके जिसकी वजह से हमारे पास इंकर्ड कॉस्ट ज़्यादा आ गई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बजटरी कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का टूल है। बजट्स क्या होते हैं जी, बजट्स जो है वो हमारी एक प्री डिटरमिन्ड एस्टिमेट होता है जो कॉस्ट हम इंकर करने जा रहे होते हैं, जो रेवेन्यू हम अर्न करने जा रहे होते हैं, उसका एक प्री डिटरमिन्ड एस्टिमेट होता है, और ये एस्टिमेट बेस कर रहा होता है हमारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़े होंगे जब हम बजटिंग डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक है जी, तो बजट्स क्या होते हैं, बजट्स प्री डिटरमिन्ड एस्टिमेट्स होते हैं हमारी कॉस्ट और रेवेन्यूज का। बजट को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्लानिंग टूल और कंट्रोलिंग टूल। हम करते क्या है, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमने एक्चुअली परफॉर्म किया है उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने प्री डिफाइंड बजट से, और डिविएशंस को एनालाइज करते हैं ताकि हम करेक्टिव मेजर्स ले सकें और अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकें। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस में एनहेंस करने का टूल भी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टूल भी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की, किसी भी एक्टिविटी को अंडरटेक करने की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमिन करते हैं, डिफाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और उसके बाद हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं
और फिर करेक्टिव मेजर्स ले रहे होते हैं, वेरिएंसेस को एनालाइज करते हैं। इसमें होता क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एक प्रीडिफाइंड एस्टिमेट होता है फ्यूचर कॉस्ट का, जो बेस कर रहा होता है सिस्टमैटिक एनालिसिस पे। सिस्टमैटिक एनालिसिस किस चीज का, पास्ट परफॉर्मेंस का, मार्केट इंडिकेटर्स का, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का, उसकी बेस पे ये बेस कर रहा होता है स्टैंडर्ड। और फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक टूल के तौर पे यूज करते हैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, जो डिफरेंसेस आते हैं वो वेरिएंसेस कहलाते हैं, और वेरिएंसेस को हम एनालाइज करते हैं और फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मार्जिनल कॉस्टिंग का टूल भी है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड कर देती है वेरिएबल और फिक्स पोर्शन में, और फिर वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। बेसिकली अगर मार्जिनल के वर्ड को देखा जाए तो मार्जिनल हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल के वर्ड क्या है, मार्जिनल वर्ड के मीनिंग ये है कि ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे या ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे हमें यूटिलिटी कितनी ड्राइव हो रही है और हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन की यूटिलिटी, और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को देखें तो ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होती है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को पहले डिवाइड करता है फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन में, और फिर वेरिएबल पोर्शन को कंसीडर करता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर की जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है पीरियड कॉस्ट। यानी वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी बढ़ रही है हर एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे, लेकिन फिक्स कॉस्ट हर पीरियड पे बढ़ेगी, यानी कि एक पीरियड के लिए फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। और फिर इस इंफॉर्मेशन को, इस कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, ये डिटरमिन करने के लिए कि हम किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जाए कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए, या हमें मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन हासिल हो जाए। अच्छा जी, अदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स क्या है, डिसीजन अकाउंटिंग टूल है। जब मैनेजमेंट को एक से ज्यादा डिसीजन सिचुएशन अवेलेबल हो तो डिसीजन अकाउंटिंग टूल मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसाइड करने में कि डिफरेंट अवेलेबल डिसीजन सिचुएशन को किस तरह से इवेलुएट किया जाए और उसमें से किस तरह जो है ऑल्टरनेटिव में से प्रेफर्ड डिसीजन को चूज किया जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग टूल्स, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग टूल वहां अप्लाई हो रहा होता है जहां पर हम फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन या उसकी रिप्लेसमेंट को देख रहे होते हैं, ताकि हम उसकी करंट मार्केट वर्थ को डिटरमिन कर सके। ये कॉन्सेप्ट उस जगह पे भी अप्लाई हो रहा होता है जहां पर हम बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, जहां पर एक्विजिशन, टेक ओवर या मर्जर चल रहा हो, तो वहां पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बिजनेस की वर्थ को डिटरमिन करने के लिए। उसके अलावा कंट्रोल अकाउंटिंग टूल है। कंट्रोल अकाउंटिंग टूल्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इंटरनल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है,
इन चीजों को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है ताकि फाइनेंशियल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके। जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैटर्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या है? इसका एक मकसद तो ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा को मैनेजमेंट के एनालिसिस के लिए इस तरह से प्रेजेंट करे कि वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट कर रहा हो। दूसरा है मैनेजमेंट की प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में मदद करे। तीसरा है फाइनेंशियल डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करे और उनमें इस तरह से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके दे कि मैनेजमेंट को ये पता लगना हो कि कॉस्ट आपस में एक दूसरे को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं, किस तरह से कॉस्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्टिविटीज और डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में एलोकेट हुई हैं। चौथा मकसद इसका ये है कि डिसीजन मेकिंग को इनहेंस कर सके। डिसीजन मेकिंग को इनहेंस करने के लिए डाटा को कंपैरेटिव फॉर्मेट में, कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करे ताकि मैनेजमेंट उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट कर सके और उस इंटरप्रिटेशन, उस एनालिसिस की रोशनी में इफेक्टिव डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मकसद ये भी है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स के मुताबिक रिपोर्टिंग करे, इंफॉर्मेशन पहुंचाए ताकि मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्मेंस से इन्फॉर्म रहे, जो भी टास्क है उसकी परफॉर्मेंस से इन्फॉर्म रहे, उसको ये पता रहे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज और प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुए हैं उसको जो है वो फॉलो किया जा रहा है और मैनेजमेंट को ये अंदाजा हो सके कि डिफरेंट असाइनमेंट्स पे उसकी प्रोग्रेस क्या है। छठा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उसको मैनेजमेंट से नीचे पर्सनल्स तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए ताकि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। सातवां ऑब्जेक्टिव ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल इस्टेब्लिश करे और कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल्स को यूज करे। हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्टेब्लिश होती है, बजट्स इस्टेब्लिश होते हैं। ये दोनों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो प्री डिटरमाइंड एस्टिमेट होता है फ्यूचर कॉस्ट का और बजट एक प्री डिफाइंड एस्टिमेट होता है फ्यूचर परफॉर्मेंस का, फ्यूचर कॉस्ट का। इसमें फर्क सिर्फ इतना यह है कि बजट जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड की परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर रहा होता है, स्टैंडर्ड जो है वो एक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर देता है और वो स्टेटमेंट नहीं देता। ठीक है, तो इफेक्टिव कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? बजट्स और स्टैंडर्ड्स को यूज करती है, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट्स और स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कंपेयर करती है, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है, डिफरेंसेस को एनालाइज करती है और फिर मेजर्स लेती है कि उन डेविएशंस को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इम्पैक्ट को भी कंसिडर कर रही होती है डिसीजन मेकिंग में।
नाइन्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है और उन एक्टिविटीज को आपस में इस तरह से अलाइन कर देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को सर्व कर रही हो। यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेट करती है और इस तरह से अलाइन कर देती है कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहेंस हो और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो। 10th ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये है कि टारगेट्स को डिटरमिन करें बजट्स और स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में इस तरह से कि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील करें उन टारगेट्स को अचीव करने में। ये मैनेजमेंट किस तरह कर सकती है? मैनेजमेंट के इस तरह से कर सकती है कि टारगेट्स ऐसे सेट करे जो कि प्रैक्टिकेबल हो और अचीवेबल हो और उन टारगेट्स से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को एसोसिएट कर दे। इस तरह से एम्प्लॉयज उन टारगेट्स को अचीव करने में मोटिवेटेड फील करेंगे। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा को यूज करती है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए। कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करती है मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए कि वो अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। वो कॉस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है, बजटिंग है, डिफरेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस है। ये सारी वो टेक्निक्स है जो कि मैनेजमेंट यूज करती है या ये टेक्निक्स मैनेजमेंट को असिस्ट करती हैं अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजटिंग फोरकास्टिंग करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग करती है मैनेजमेंट को ताकि वो वेरियस लेवल्स पे डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट करती है, उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को, अवेलेबल रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर करती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। ठीक है जी, ये स्कोप है, यानी कि ये वो चीजें हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आती हैं। स्कोप के बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक है, पहला बेनिफिट है ये एफिशिएंसी बढ़ा देती है। कैसे? बजट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें एक बेसिस प्रोवाइड कर देती हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए कि हम बजट्स और स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करें और अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स को इवैल्यूएट करें और अपने परफॉर्मेंस टारगेट को इनहेंस करें, एलिवेट करें और अपनी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करती है इफेक्टिव प्लानिंग में। कैसे? अगर हमारे पास डिसीजन डाटा अवेलेबल होगा, अगर मैनेजमेंट के पास डिसीजन डाटा अवेलेबल होगा तो उससे मैनेजमेंट को आसानी होगी प्लानिंग में और अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में। इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इफेक्टिव प्लानिंग में
मदद करती है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें और फायदा क्या है, इससे जी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो जाती है हमारी। कैसे, हमने पहले ही पढ़ा कि बजट्स और स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो हमें जो है वो डिविएशन आइडेंटिफाई हो जाती है और उसकी बेस पे हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में मदद देती है जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के अगेंस्ट अपनी एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और वेरिएंसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट रेशियोज एनालाइज कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो है, गियरिंग रेशियो है और डिफरेंट रेशियोज हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, हम बजट्स को देख रहे होते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद देती है। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी मदद देती है। हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे, हम डेटर मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे, हम क्रेडिटर मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे, हम सीवीपी एनालिसिस पढ़ रहे होंगे। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो हमें मदद देती है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में और मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने में। जब हम इन टेक्निक्स को यूज करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, हम मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम एक तरह से अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर रहे होते हैं और अपने प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी कारगर साबित होती है। अगला बेनिफिट इसका ये है कि जी ये वेस्टेज को एलिमिनेट कर देता है। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, तो हम अपनी डेविएशंस को आइडेंटिफाई करके कंट्रोलिंग मेजर्स ले रहे होते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को करेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर पाते हैं, अपने वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं, हम वो मेजर्स लेते हैं जिससे हमारे वेस्टेज कम हो जाए। इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज में भी मदद देती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनाब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी मदद देती है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ये जरूरी है कि इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल हो और वो इफेक्टिवली कंसर्न लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पहुंचाई जाए। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज कि जो इंफॉर्मेशन है वो इटसेल्फ भी रिलायबल हो, दूसरी उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया जाए वो भी रिलायबल होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट इफेक्टिव डिसीजन ले सके, एक ऐसा डिसीजन ले सके जो कि मैनेजमेंट के फायदे में हो, बिजनेस एंटिटी को फायदा पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्प्लॉइज मोरल को इम्प्रूव कर देता है। किस तरह से, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अटेनेबल टारगेट्स सेट करती है या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो है ऐसे सेट करती है जो कि अचीवेबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, बजट्स ऐसे सेट करती है कि वो प्रैक्टिकेबल लगे, वो अचीवेबल भी लगे और उसको एसोसिएट कर देती है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स से। तो ये चीज जो है वो एम्प्लॉइज के मोरल को इम्प्रूव कर देती है कि वो ये टारगेट अचीव करेंगे तो उनको एक्नॉलेज किया जाएगा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी टर्म्स में और उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके अलावा
मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्पफुल होती है। जब हम परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, तो ये हमें मदद देती है कंट्रोलिंग में और अपनी एक्टिविटीज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है, इस तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को कोऑर्डिनेट कर देती है और कंट्रोल करती है मैनेजमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में। अच्छा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है? कहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हमें लैग करती हुई दिखती है? कहाँ पर हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस एरिया को एड्रेस नहीं कर पा रही, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है जिसकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स जो है वो उनकी इफेक्टिवनेस इंपेयर हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंस फॉर रिकॉर्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मोस्टली फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा पे डिपेंडेंट होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा पे रिलाई कर रही होती है अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने के लिए, जिनकी बेस पे मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा और कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा एक्यूरेट ना हो तो मैनेजमेंट डिसीजन इनएक्यूरेट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया हो वो डिजायर्ड डिसीजन ना हो। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पर्सनल बायस का बहुत चांस है। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है उसके लिए जजमेंट इस्तेमाल कर रही होती है, जजमेंट की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन जजमेंट की। इससे एक खतरा ये होता है कि हो सकता है कि जो फाइनेंशियल डाटा हम यूज कर रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन में इंडिविजुअल जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन को बायस कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इफेक्टिवनेस इंपेयर हो सकती है। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ एक टूल है, ये कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। ये सिर्फ एक टूल है जो मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट उस पर खुद डिसीजन लेती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई डिसीजन सजेस्ट नहीं करती ऑन इट्स ओन। ठीक है, चौथी लिमिटेशन की ये है कि जी ये एवोल्यूशनरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंटिन्यूसली इन्वॉल्व हो रहा है, कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, इसलिए इसकी यूटिलिटी कभी भी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं हो पाएगी। इसकी यूटिलिटी, इसकी यूटिलाइजेशन सिर्फ उस एक्सटेंट तक हो पाएगी जिस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज इवॉल्व हो चुकी है। यानी अभी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इवोल्यूशन का, इम्प्रूवमेंट का, डेवलपमेंट का मार्जिन बाकी है। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने अपने ऑप्टिमम लेवल को अचीव नहीं किया, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिमिटेड है उस लेवल तक जो लेवल उसने अब तक अचीव किया है। यानी कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, अभी भी स्टिल ये इवॉल्व हो रही है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये कॉस्टली हो सकता है।
क्यों? देखिए जी, मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा चाहिए, उसको अक्वायर करने की भी एक कॉस्ट लगती है, उसको ऑर्गेनाइज करने की भी एक कॉस्ट लगती है। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए वेरियस नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन अक्वायर करने की कॉस्ट जो है वो अच्छी खासी आ जाती है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन ये भी है कि ये एक एक्सपेंसिव टूल हो सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन ये भी है कि ये ब्रॉड बेस्ड है, ये बहुत सारी डिफरेंट नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करता है। वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिसिप्लिन से, डिफरेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन से हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो इंजीनियरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, एंड सो ऑन। इसलिए एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, उसकी नॉलेज जो है वो इन तमाम एरियाज में इतनी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंजीनियरिंग की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो, उसको इकोनॉमिक्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो, उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज लिमिटेड है अकाउंट्स तक, फाइनेंशियल डेटा तक, उसकी नॉलेज डाइवर्सिफाइड फील्ड में नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक लिमिटेशन ये भी आ जाती है कि क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ लाइफ की इंफॉर्मेशन चाहिए, डाइवर्सिफाइड फील्ड से इंफॉर्मेशन चाहिए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज उन तमाम फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन को कैटर करने के लिए काफ़ी नहीं। इसलिए जो डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या है और कौन कौन सी बेसिस हैं जिन बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, एक बेसिस है डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन से डील कर रही हो। ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील कर रही होती है कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ quantitative as well as qualitative information pertaining to the activities of organization। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ उस इंफॉर्मेशन से डील कर रही है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन से रिलेटेड है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरी चीज कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देख रही है। ऑन दी अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को देख रही है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज को देख रही है। ठीक है, दूसरी बेसिस फोकस है। कॉस्ट अकाउंटिंग को देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करती है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस पर, एक्टिविटीज की कॉस्ट पर, और उसका जो आउटकम होता है वो कॉस्ट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये देख रही होती है कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की, डिफरेंट एक्टिविटीज की कॉस्ट क्या आएगी, और उसको एक कॉस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट नहीं देख रही होती बल्कि ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होती है। तीसरा पॉइंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जी कॉस्ट रिड्यूस की जाए, कॉस्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश किए जाए, यानी कि इसका ओवरऑल फोकस जो होता है वो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट पे होता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कॉस्ट और डिसीजन मेकिंग देख रही होती है।
अगला पॉइंट है नेचर। कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर क्या है जी? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिक और फ्यूचरिस्टिक दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को डील कर रहा होता है और उनकी बेस पर फ्यूचर एस्टिमेट्स दे रहा होता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक होती है, क्योंकि वो मेनली रिलेट कर रही होती है प्लानिंग और फोरकास्टिंग से, और फोरकास्टिंग में हमें फ्यूचर इंफॉर्मेशन देखनी होती है, फ्यूचर के एस्टिमेट्स देखने होते हैं, फ्यूचर को प्लान करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कवरेज। कॉस्ट अकाउंटिंग को देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग टिपिकली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स को कवर कर रहा होता है, रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स को कवर कर रहा होता है जो रिलेट कर रहे होते हैं कॉस्टिंग से। दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देख रहा होता है बल्कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को देख रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग लिमिटेड है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन तक और लिमिटेड है कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तक, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरऑल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को देख रहा होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए। स्कोप देखें तो वही बात कि कॉस्टिंग का स्कोप जो है वो कन्फाइन है कॉस्टिंग एस्पेक्ट्स तक ओनली, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो वाइड है। वो ना सिर्फ कॉस्टिंग को देख रहा है बल्कि इसके साथ साथ वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देख रहा है, टैक्सेशन भी देख रहा है और प्लानिंग भी देख रहा है। आगे देखा जाए तो लेवल ऑफ डेप्थ और डिटेल्स क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग को देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक डीप और डिटेल्ड व्यू लेती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आ रही है, उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू देती है कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टॉप लेवल व्यू लेती है ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि वो सिर्फ रेलेवेंट और कंसाइज साइनेप्टिक व्यू लेती है ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। टाइप ऑफ डाटा देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा और इंफॉर्मेशन को यूज कर रही होती है, जबकि दूसरे हाथ पर अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए तो वो ना सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा यूज कर रही होती है बल्कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन भी देख रही होती है। सोर्स ऑफ डाटा देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपना डाटा फाइनेंशियल अकाउंट से हासिल कर रही होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना डाटा फाइनेंशियल अकाउंट्स से भी हासिल कर रही होती है और कॉस्ट अकाउंट से भी हासिल कर रही होती है और उसको इस तरह से प्रेजेंट करती है कि वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में मदद दे। फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जा रही होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पीरियोडिक पैटर्न पे कंडक्ट की जा रही होती है। सर्टेन इंटरवल्स पे जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन किया जा सके और डिसीजंस लिए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है डिपेंडेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग देखा जाए तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं कर रही होती अपनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंड कर रही होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं कर रही होती। दूसरे एंड पे अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना सिर्फ
फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे डिपेंड कर रही होती है, बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी डिपेंड कर रही होती है। ये अपना डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रही होती है अपनी सक्सेस और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन देखा जाए रेगुलेशंस। कॉस्ट अकाउंटिंग को देखा जाए तो आईएसओ में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को गवर्न कर रहे होते हैं। जबकि दूसरे एंड पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किसी स्टैंडर्ड या रेगुलेशन के तहत गवर्न नहीं हो रही होती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद सिर्फ इतना होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट कर दिया जाए कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग पर्पस को सूट कर रहा हो और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो मैनेजमेंट डिसीजन ले वो एक अच्छा और इफेक्टिव डिसीजन हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है ऑडिट रिक्वायरमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग को देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड होता है बाय लॉज एंड रेगुलेशन। आईएसओ में भी कुछ लॉज हैं जो कॉस्ट ऑडिट डिमांड कर रहे होते हैं और एसईसी रेगुलेशंस भी कुछ हैं जो कि कॉस्ट ऑडिट डिमांड करती हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंट्स की ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिपोर्टिंग को देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ना सिर्फ मैनेजमेंट को जा रही होती है बल्कि एक्सटर्नल अथॉरिटीज को भी जा रही होती है। और रेगुलेटर्स को भी जा रही होती हैं। ऑन दी अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स सिर्फ मैनेजमेंट को सबमिट की जा रही होती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजंस ले सके, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन कर सके। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी फ्राइडे को 5 to 8। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और होपफुली आपका ये लेक्चर जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने में, इसकी नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, स्कोप्स, लिमिटेशंस को समझने में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।